लग्जरी कार सेगमेंट में अगर हम सेफ्टी, स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो वॉल्वो कार्स का नाम सबसे पहले आता है। और वॉल्वो कार्स अगर हम देखें तो 100 से ज़्यादा देशों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए बैठी हुई है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पिछले कुछ सालों में वॉल्वो कार्स की जो स्ट्रेटजी रही है वो वाकई काबिल तारीफ रही है। और इन स्ट्रेटजीज़ के पीछे जिनका हाथ है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं वॉल्वो कार इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति मल्होत्रा। तो सर बहुत बहुत स्वागत है अपना समय देने के लिए। तो पहला प्रश्न यही है कि कोविड के बाद साल दर साल हिसाब से जो आपने स्ट्रेटजी तैयार की है वो कैसी रही है, मार्केट में रिस्पांस कैसा देखने को मिला है? तो सबसे पहले नमस्कार और शुक्रिया मुझे आपके शो में आने के लिए, न्योता देने के लिए। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो इंडियन मार्केट ऑब्वियसली कोविड के टाइम आप सबने देखा कि मार्केट एकदम से थम सी गई थी। उसके बाद से अच्छी रिकवरी कुछ सालों में देखी गई है और वो पूरी इंडस्ट्री के लिए भी लागू है, हमारे लिए भी लागू है। बट हमने एक चीज़ जो हमारे ग्लोबल एम्बिशन भी है और हमने इंडिया के लिए भी उसके बारे में सोचा कि हमें इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना है। और उस नज़र से हमने इंडिया में XC40 रिचार्ज लॉन्च करी, उसके बाद C40 रिचार्ज लॉन्च करी और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरह से प्रोग्रेस चल रही है इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ। हालांकि हम कंपैरेटिवली पूरी इंडस्ट्री को देखो तो एक थोड़े छोटे प्लेयर हैं, लेकिन हमारी जो अपनी स्ट्रैटेजी है जो हम चाहते थे उस डायरेक्शन में बहुत कामयाब रहे हैं। लगभग हर 4 में से 1 कार जो हम बेच रहे हैं आज वो इलेक्ट्रिक कार है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा प्रोग्रेस है और उम्मीद रखता हूँ कि और तेज़ी से ये बढ़ेगा आगे चल के। सर अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं तो लग्जरी कार सेगमेंट में जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं और अभी फेस्टिव सीजन भी अभी भी गए, तो ऐसे में क्या रिस्पांस देखने को मिला है ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो? नहीं, मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूँ, देखो सबसे पहले पिछला साल की बात करते हैं। पिछले साल लगभग इंडिया में 4.1 मिलियन कार, लगभग कितने हो गई, 41 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी हैं, जिससे कि इंडिया विश्व में अब नंबर 3 प्लेयर बन गया है। पूरी कार की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो लगभग 41 लाख गाड़ियाँ बेच के हम ग्लोबल में नंबर 3 पे आ गए हैं। तो इस साल ये एक्सपेक्टेड ही था 2024 में कि ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड होगी और वैसा ही रहा। उसके कुछ तो रीज़न है कि बेस बहुत बड़ा हो गया और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये साल इलेक्शन का साल था। इलेक्शन के साल में, इलेक्शन से पहले, और इंडिया का इलेक्शन तो कहते हैं ना डांस ऑफ डेमोक्रेसी रन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो शुरू हुआ और फिर वो इलेक्शन चले, फिर इलेक्शन रिजल्ट्स आए। तो कुछ महीने उसमें पूरा देश बिजी हो जाता है, चर्चा जो है वो सब शिफ्ट होके इलेक्शन की तरफ चली जाती, तो वैसे ही रहा और वो एक्सपेक्टेड था। और इस वजह से कुछ महीने ग्रोथ थोड़ी म्यूटेड रही। बट फेस्टिवल सीजन में सेल बहुत अच्छी रही सभी के लिए और उसके बाद से ये सभी की उम्मीद है कि जो ओरिजिनल फोरकास्ट थे, बीच में एक समय ऐसा आया था, आपने भी पढ़ा होगा कि बहुत इन्वेंट्रीज बढ़ गई हैं, लेकिन आई थिंक फेस्टिवल टाइम में बहुत अच्छा सेल हुई है सभी कार इंडस्ट्री में। और उसके बाद आई थिंक ये साल जब ख़त्म होगा, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, आई थिंक जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी वैसे रहेगी। तो ये तो आई थिंक साल मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही गया, जैसा फोरकास्ट था वैसे गया। बीच में स्लो डाउन था बट आई थिंक अब रिकवरी फेज में लग रहा है। गवर्नमेंट, कंज्यूमर और इंडस्ट्री का एक टॉपिक रहा है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्सेस इलेक्ट्रिक। डीजल को तो आप ऑलरेडी बाय बाय कर चुके हैं, तो आपके पास ग्लोबली सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इंडियन मार्केट में आपको क्या लगता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस टाइम पर चर्चा में है अगर हम लग्जरी कार सेगमेंट्स की बात करते हैं और 2 गाड़ियाँ आपके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक है, तो प्लग इन हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को लेकर आपकी क्या राय है इंडियन मार्केट? मैं पहले ये बोलूँगा इंडियन मार्केट की तरफ से देखें हम, हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और उसका एक रीज़न है। और इसीलिए मेरा कहना ये है कि इलेक्ट्रिक, पूरी फुल इलेक्ट्रिक कार, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज़्यादा सेंसिबल है इंडिया के लिए। उसके 3 मेन कारण हैं। पहला कारण कि अभी आप आए, आपने देखा होगा जिस तरह का पॉल्यूशन इंडिया में है। इंडिया मतलब हम बात करते हैं अपने ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में या लोकल हेडक्वार्टर्स में, तो हम यही बात हमेशा, सबसे पहला सवाल ये होता है, लोग पूछते हैं मौसम कैसा, हमारे यहाँ पूछते हैं भाई पॉल्यूशन का क्या हाल है। वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे अच्छा सोल्यूशन है टू कंट्रोल एमिशन। तो पहला तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न अगर आप देखें, इंडिया एज अ कंट्री हम ऑयल पे डिपेंडेंट है इंपोर्ट के लिए, ठीक है। तो अगर उसको भी हमें कम करना है, और गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर मिशन बनाया है कि अगर पूरी इंडस्ट्री में लगभग 30% गाड़ी इलेक्ट्रिक हो गई आगे चल के, तो हमारा लगभग 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक मेक सेंस फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो। तो 2 रीज़न ही हो गए
तीसरी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है कि इंडिया में जब हमने ऑटो इंडस्ट्री शुरू करी, मतलब अगर आप देखो मारुति से शुरू हुआ सफ़र 20, 25, 30 साल पहले, तो हम बहुत छोटे से प्लेयर थे। आज हम विश्व के नंबर 3 प्लेयर हैं। तो उस वक्त हमारे पास ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया में आए और इंडिया में अच्छा विकास हुआ, अच्छी डेवलपमेंट हुई। आज इंडिया के पास मौका है कि अगर हमें दुनिया में, विश्व में लीड लेनी है, तो इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक सेंटर बन सकता है अपने, बोथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड आई थिंक एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। तो अगर हम इन चीज़ों को देखो तो इलेक्ट्रिक मेक्स ऑल द सेंस। और हाइब्रिड एक ब्रिज है। आपने हाइब्रिड की बात करी, फ्रॉम आइस टू फुल इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड एक बीच का ब्रिज है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है, जो हम बात करते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो समय ले रहा है और वो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। क्योंकि ये चर्चा, मैं कई बार ये बात जिक्र करता हूँ कि अगर हम 20-25 साल पहले जाएं, जब इंडिया में मोबाइल आ रहे थे, तब भी यही चर्चा हुई थी कि इंडिया में इतना बड़ा देश है, कैसे टावर लगेंगे और कैसे कवरेज आएगी, सिग्नल ही नहीं मिलेंगे, ये चलेगा नहीं। लेकिन इंडिया में क्योंकि हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो सॉल्यूशंस बहुत आसानी से आ जाते हैं और ये भी होगा। तो हाइब्रिड ब्रिज का काम करेगा, कर भी रहा है। और बट फोकस होना चाहिए कि हमें कैसे इलेक्ट्रिक की तरफ जाना है। जो रीज़न मैंने 3 आपको बताए, अगर हम उनको ध्यान में रखें, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए है, चाहे कस्टमर के लिए है, और चाहे वो हमारी देश की इकॉनमी के लिए है, तीनों तरह से ये सेंसिबल है। मेरा तो यही मानना है, और एज अ कंट्री हमें इसी पे फोकस करना चाहिए। एज अ कंपनी हम तो इस पर फोकस कर ही रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आप सरकार से और किस तरीके की मदद चाहते हैं? गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियर सिग्नल है गवर्नमेंट की तरफ से कि इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर जोर दिया जाए। आप अगर आप देखें कि 2018 में गवर्नमेंट ने अनाउंस की और इलेक्ट्रिक पॉलिसी, और आई थिंक 2019 में ऐसा अनाउंस किया था कि हमारा एज अ कंट्री एम है कि हम 30% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लें। और काफ़ी सारी पॉलिसीज़, चाहे टैक्सेशन हैं, चाहे वो PLI स्कीम्स हैं, चाहे अभी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अलग स्कीम्स आई हैं, सारी स्कीम्स बनाई गई हैं इसी की नज़र से कि इंडिया को इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ले जाना है। उसके नज़र में अगर आप देखें तो पहली बात जो चाहिए कि इन चीज़ों को कंटिन्यू किया जाए। कंटिन्यूटी ज़रूरी है, बिकॉज अभी इंडिया इलेक्ट्रिफिकेशन के दौर में बहुत नेसेंट स्टेज पे, हमारी एज अ कंट्री लगभग 2% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक बिकी हैं पिछले साल में, और ये पेस बढ़ेगी लेकिन बहुत छोटा है। तो ये सपोर्ट बनी रहे कुछ समय तक, और दूसरी बात क्लैरिटी से बनी रहे। कंटिन्यूटी और क्लैरिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अचानक से चेंज नहीं होना चाहिए। अगर अभी गवर्नमेंट एक सनसेट क्लॉज कर दे कि भाई ये 2030 तक है, 2035 तक है, तो क्या होता है कि सब लोग अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है, वो कंटिन्यू रहे और क्लैरिटी से रहें, पहली बात। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पेस और बढ़ाया जाए तो उससे अडॉप्शन और जल्दी से बढ़ेगा। और कंपनीज की तरफ से तो ऑब्वियसली हम यही प्रॉमिस करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएँ, हम भी ला रहे हैं, सब लोग लेके आएँ। तो जितनी ज़्यादा कस्टमर्स के लिए चॉइस होगी, उतना ज़्यादा अडॉप्शन भी बढ़ेगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से तो कंटिन्यूटी, क्लैरिटी और आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर, ये चीज़ें बहुत मदद करेंगी। फिलहाल सर आपका पोर्टफोलियो देखा जाए, 2 इलेक्ट्रिक कार्स हैं और बाकी ऑलरेडी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो तो हैं फ्लीट में। माइल्ड हाइब्रिड है हमारी। माइल्ड हाइब्रिड्स, हाँ, यस। अब 2025 आ रहा है, 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो क्या प्लान्स हैं? क्या नई गाड़ियाँ आप कौन कौन सी लेके आ रहे हैं? और जो सबसे बड़ा सवाल रहता है कि अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार वॉल्वो की तरफ से देखने को मिले, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? 2 चीज़ें हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बोला, हमारा ग्लोबल एम और हमारा यहाँ का भी एम नहीं है कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ तेज़ी से बढ़ें। और इस नज़र में हमारी विश्व में गाड़ियाँ अब आने लगी हैं। EX30 एक गाड़ी है और EX90 एक गाड़ी है। ये दोनों गाड़ियाँ जल्दी से जल्दी हमारा प्लान है कि इसको इंडिया में लाएं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो मैं भी कोई एक टाइम कमिटमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट EX30 और EX90 दो गाड़ियाँ हैं। और XC90 जो माइल्ड हाइब्रिड में बेच रहे हैं, उसका भी एक नया रूप आने वाला है। तो ये गाड़ियाँ हमारी जो आएंगी। अब आपने बात करी कि हमारी प्रपोजिशन क्या है। हम लोग एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड हैं, और हमारा हमेशा से ये एम रहा है कि हम जो ऑफ़र करें, जो गाड़ी हम मार्केट में लाएं, वो होंगी तो लग्जरी सेगमेंट में ही,
वो होंगी आपकी प्रीमियम सेगमेंट में ही, लेकिन वो बहुत अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन दें कस्टमर को। लग्जरी कस्टमर की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है कि वो एक्सक्लूसिविटी चाहता है, वो चाहता है कि जो टेक्नोलॉजी है सबसे बेस्ट गाड़ी में लगी हुई हो। सेफ्टी के मामले में आप जानते हैं हम विश्व विख्यात हैं, तो सेफ्टी सबसे बेस्ट ऑफर करी जाए। और हमारा एक और एक्सक्लूसिविटी से लेकर के हमेशा रहा है कि हम एक स्कैंडिनेवियन कंट्री से आते हैं, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो स्कैंडिनेवियन है। स्कैंडिनेवियन बहुत मिनिमलिस्ट डिज़ाइन होता है और आजकल उसी को सबसे बड़ी लग्जरी माना जा रहा है। तो हमारी ये ऑफरिंग है और ये हमेशा हम कंटिन्यू करेंगे। अब बात रही अलग अलग गाड़ियाँ अलग अलग सेगमेंट को कैटर करती हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि इंडिया में, हम जानते हैं इंडिया एक यंग कंट्री है, डेमोग्राफी हमारे कस्टमर्स की यंग है और बहुत एम्बिशियस है। और ये तेज़ी से आज की डेट में अगर हम देखें तो जो लोग गाड़ी खरीदते हैं लग्जरी गाड़ी, उनका एवरेज एज थोड़ा सा हायर साइड पे है, पर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारी ऑफरिंग ये रहेगी कि हम जो इस तरह के युवा जो अब लग्जरी कारों की तरफ अग्रसर हैं और जो अब आगे चल के लेंगे, उनके लिए वो हम सही फिटमेंट दें। उनकी जो सेंसिबिलिटीज़ हैं डिज़ाइन की, उनकी सेफ्टी को लेकर के, उनकी लाइफस्टाइल को लेकर के हम वो पेश करें। तो मुझे लगता है कि वो सेगमेंट कैटर करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम आम भाषा मार्केटिंग भाषा बोलते हैं डबल इनकम नो किड्स, या बोलते हो डबल इनकम विद यंग किड्स। ये वाला सेगमेंट अब तैयार हो रहा है फॉर लग्जरी मार्केट, और हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनको अट्रैक्टिव लगे, ऐसे बोथ फ्रॉम अ वैल्यू प्रोपोजिशन एंड ऑल्सो उनका एक लाइफस्टाइल में फिट हो जाए। तो यही हमारा प्लान है कि हम जो गाड़ी लाएं वो उस सेगमेंट को कैटर करें, उस सेगमेंट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि एक्सक्लूसिविटी, सेफ्टी, स्टाइल सेफ्टी आपने बता दिया, और सेफ्टी को लेकर अगर हम देखो यहाँ पर लिखा भी हो 97 ईयर्स ऑफ सेफ्टी, तो हमने कुछ वीडियोस देखी हैं कि वॉल्वो जिस हिसाब से अपनी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करता है, वो बिल्कुल क्रेन से लटका के फिर वहाँ से छोड़ता है, तो ये अलग क्यों? मतलब जैसे बाकी जो कार कंपनीज जो टेस्ट करते हैं कि ग्लोबल एनकैप में भेज दिया, वहाँ वो एक सर्टेन स्पीड के हिसाब से टेस्ट कर रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल अलग कर रहे हो, मतलब लोगों को दिखा रहे हो कि अगर आपकी गाड़ी इतनी ऊंचाई से गिरती भी है तो इतनी सेफ रहती है। तो इसका मकसद क्या है सर? देखो, सेफ्टी हमारे डीएनए में पहली बात है ना। हमारी गाड़ी हमारी कंपनी जब शुरू हुई 97 ईयर्स पहले, तो हमारा यही प्लान था और यही हमारे जो फाउंडर्स थे उन्होंने यही बोला था कि वॉट एवर वी डू हैज़ टू बी अराउंड सेफ्टी अबाउट पीपल, और वो चीज़ हम लगातार करते रहे। तो जब सेफ्टी की बात आती है, हम लोग रेगुलेशन की वेट नहीं करते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि इतने सीट बेल्ट हों तो उतने सीट बेल्ट लगाए जाएँ। हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसी अवेलेबल है, हम R&D करते रहते हैं कि कैसे बेस्ट सेफ्टी लाई जाए, और हम समय से पहले हमेशा लाए हैं और हमेशा लाते रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, आपको मालूम ही होगा कि जो सेफ्टी सीट बेल्ट है वो वोल्वो में ही इजाद हुई, और वो करने के बाद उसको पेटेंट नहीं किया गया, और हमने बोला कोई भी उसको यूज़ करे। तो आज मैं बड़े फ़क्र से बोल सकता हूँ विद अ सेंस ऑफ प्राइड कि हर गाड़ी में एक छोटा सा वोल्वो का अंश आपको मिलेगा, जो सेफ्टी सीट बेल्ट है वो वोल्वो की ही देन है। तो वहाँ वो हमारी ये सोच है। ऐसे बहुत सारे और हम प्रयास करते रहते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि हमारी एक रिसर्च टीम है हमारे हेडक्वार्टर्स में, जो सारे एक्सीडेंट्स को रिसर्च करती है और कई सालों से कर रही है, मतलब कई डिकेड से कर रही है सोटो से। और वो हर उससे जब वो रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं कि एक्सीडेंट का क्या कारण रहा होगा, उसके क्या सीख मिली हमें, क्या और होता गाड़ी में या सिचुएशन में कि नुकसान कम होता, जान के लिए भी और गाड़ी के लिए भी और आसपास के वातावरण के लिए भी, चाहे पेडेस्ट्रियंस हो। उस रिसर्च को हम अगली गाड़ी के डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, और ये जो प्रयास है वो इसी को लेकर के है। जो आपने अभी बात करी क्रेन से गाड़ी गिराने का, उसका क्रैश टेस्ट से भी बढ़ के एक एम था कि जब बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाए कभी, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो रेस्क्यू टीम आती है, वो रेस्क्यू टीम इजीली लोगों को बाहर निकाल पाए। ठीक है, तो उसको रेप्लिकेट किया गया था अलॉन्ग विद द लोकल गॉथनबर्ग की जो कॉरपोरेशन और लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ मिल करके प्रयास किया गया कि ऐसी सिचुएशन भी हो जाए तो उनको कैसे तैयार होना है कि लोगों को रेस्क्यू इजीली किया जा सके। तो हम हर तरफ से 360 सोचते हैं सेफ्टी के बारे में, और ये हम, जैसे मैंने बोला, हमारे डीपली इनटू आवर डीएनए। हम किसी रेगुलेशन की वेट नहीं करते, हम जो भी गाड़ी मार्केट में लेते हैं वो बेस्ट पॉसिबल सेफ्टी फीचर्स के साथ लाते हैं। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग
आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे वॉल्वो कार इंडिया की तरफ से, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई सवाल मिस हो गए हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आशा करेंगे कि सर हमारे साथ फिर से जुड़े और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें। थैंक यू। धन्यवाद।